हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यू। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों आज इस चैप्टर से रिलेटेड सीबीएसई और जेईई बोर्ड का पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आप लोग का एग्जाम में भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। जो आज हम बता रहे हैं बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आज हम बताने जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, क्योंकि जल्दीबाजी करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको आसानी से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा की पहचान कीजिए। यानी कि नीचे 3 जानकारी दिया गया है किसी मिट्टी के बारे, और इन तीनों जानकारी को पढ़ करके आपको बताना है कि ये जानकारी किस मिट्टी के बारे में दिया गया है। पहला जानकारी दिया गया है, यह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक, यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। और एक लास्ट है, ठीक है, इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों ये तीनों जानकारी किस मिट्टी के बारे में? क्या मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में? बिल्कुल नहीं। पीली मिट्टी नहीं, ठीक ना, और काली मिट्टी भी नहीं। ये जो तीनों जानकारी दिया गया ये लेटराइट मिट्टी के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जो पहला नंबर का क्वेश्चन है। मृदा की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और दिए गए विकल्पों की पहचान कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में मृदा की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी किसी मिट्टी के बारे में 3 जानकारी दे रखा है, और इन तीनों जानकारी को पढ़ करके आपको बताना है कि ये किस प्रकार की मिट्टी है। तो आइए हम लोग जानकारी पढ़ते हैं। यह विस्तृत रूप से फैली हुई है और महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, और उत्तरी मैदान का निर्माण इसी मिट्टी से होती है। ठीक है, इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इन तीनों जानकारी को पढ़ने के बाद आपको किस मिट्टी की जानकारी हो रही है? यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उत्तरी मैदान का भी निर्माण करता है। तो बताइए, ये तो फेमस मिट्टी है, इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई और जेईई में जो लास्ट का 5 ईयर का है, इस वीडियो में पूरा आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए। जल्दीबाजी कीजिएगा तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है? ठीक ना, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि वहाँ का ज़मीन का उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है इन चारों में से? ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन के जो आंसर होगा वो क्या होगा? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ये जैक में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, फोकस कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बताइए, काली मृदा हिमालय क्षेत्र में मिलती है? बिल्कुल नहीं है। शुष्क मृदा पश्चिमी घाट में मिलती है? नहीं है। ठीक ना, लेटराइट मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है? बिल्कुल भी नहीं है। जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी गंगा का मैदान में मिलती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ये भी देखिए सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पर फोकस कीजिए ज़्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? यानी कि कौन सा मिट्टी अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताइए, क्या जलोढ़ मृदा इसका होगा? बिल्कुल नहीं। लेटराइट मिट्टी, ये हो जाएगा इसका आंसर लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है अत्यधिक तापमान वाले और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो जितना भी हम बता रहे हैं सब लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, 8 साल 9 साल 10 साल का नहीं बता रहे हैं। ठीक ना, ये लास्ट का 5 ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई और जैक में, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर शामिल किए हैं जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो बताइए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? सोपानी, जिसको सोपानी खेती भी कहते हैं। पंजाब नहीं, हरियाणा भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मैदान भी नहीं होगा, ये होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो उत्तराखंड है यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। और ये क्या, ये क्वेश्चन जैक में पूछा गया है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बताइए काली मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती, राजस्थान में भी नहीं पाई जाती, झारखंड में भी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? यानी कि यह 4 ऑप्शन दे रखा है और ये चारों ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, तो बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मृदा, ठीक है, जिसमें रेत और सिल्ट होती है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा, और ये मैच करता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें रेत और क्या मिलता है, सिल्ट सिल्ट मिलता है। काली मिट्टी भी गलत हो जाएगा, शुष्क मिट्टी भी गलत हो जाएगा, और लेटराइट मिट्टी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि कौन सा जोड़ा मैच कर रहा है। ठीक है, समझिए। क्या जलोढ़ मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में मिलता है? नहीं। काली मिट्टी उत्तरी मैदान में? बिल्कुल भी नहीं। शुष्क मृदा दक्कन का पठार में? नहीं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट पर मिलता है दोस्तों। ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, तो फोकस कीजिएगा इससे क्वेश्चन को। ठीक ना, एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए 2 कॉपी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काली मृदा किस फसल के लिए अच्छा माना जाता है? तो बताइए, क से काली, क से कपास। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कपास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है काली मिट्टी, और ये जैक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से। किससे? रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बांगर और खादर तो ये जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी जो है इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जैक में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जिस भूमि पर खेती किया जाता है वैसे भूमि को हम लोग कहते हैं कृषि योग्य भूमि। वैसे भूमि को क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है समझो। ठीक है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो सबसे पहले बताइए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, और अगर समाप्त हो भी जाता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी पुनः पूर्ति कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होगा चट्टान। ठीक है, यहाँ क्या होगा, चट्टान, ऑप्शन नंबर है। तो चट्टान भी गलत हो जाएगा, खनिज भी गलत, सौर ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का प्रकाश एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, क्योंकि ये अगर समाप्त भी हो जाता है तो इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं तुरंत। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए किस मिट्टी में लोहे की ज़्यादा मात्रा पाया जाता है? तो बताइए, काली मिट्टी तो होगा नहीं, लेटराइट मिट्टी भी नहीं होगा, ये लाल मिट्टी इसका आंसर सही है। लाल मिट्टी में लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। लोहे की मात्रा ज़्यादा पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग क्या दिखाई देता है, लाल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोह किस प्रकार का संसाधन है? ये जैक में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी लोहा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य? नहीं। ठीक, सॉरी यहाँ पर पोग्य लिखा गया, लेकिन योग्य होगा। ठीक है, योग्य। ठीक, जैव संसाधन, अनवीकरणीय योग्य और परवाह। तो बताइए, ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लोह। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो बताइए, बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी का प्रकार था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है, जिनमें से एक का नाम बांगर, दूसरा का क्या नाम है, खादर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 17 अब क्या कह रहा है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक मिलता है। तो अभी हम बताएं जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रकार? 2। एक का नाम बांगर, दूसरा का नाम खादर। एक का नाम बांगर, दूसरा का नाम खादर। बांगर में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होता है और खादर में कंकड़ की मात्रा कम होता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बांगर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? यानी कि भारत का टोटल जितना एरिया है उस एरिया में पठारी भाग कितना है? तो बताइए दोस्तों, पठारी भाग है 27%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 43% क्या है, मैदान है। भारत का कुल क्षेत्रफल में मैदान का कितना हिस्सा? 43%। ठीक, पर्वत का कितना हिस्सा है? पर्वत का हिस्सा है 30% और पठार का हिस्सा कितना है? 27%। और मेरा क्वेश्चन में क्या बोला कि पठारी भाग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि समयप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो समयप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रकार का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ आ गया है, 1992, और इसमें भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी में भी 1992 और ऑप्शन नंबर ए में भी 1992। ठीक है, तो यानी ए और डी दोनों सही होगा। ठीक है दोस्तों, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था आप लोग बता सकते हैं? यह सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या था बताइए? पृथ्वी को बचाना था, इसलिए यह सम्मेलन किया गया था 1992 में। इस सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक है, और यह क्वेश्चन जैक में पूछा गया दोस्तों। ठीक, यही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव की ओर। और सब्जेक्टिव उन सभी सब्जेक्टिव को लिया गया जो जैक और सीबीएसई में पूछा गया दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव आता किस प्रकार से है। जितना इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर पढ़ने से है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करने से है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्योंकि बहुत बच्चे चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो आप लोग देखिए वीडियो, आप लोग को सब पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है यही क्वेश्चन उठ करके आ जाए, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन ज़्यादातर बार बार रिपीट होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में क्या कह रहा है दोस्तों, पहला सब्जेक्टिव समझिए, भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने के लिए 4 तरीकों को सुझाइए। और ये जैक और सीबीएसई दोनों में पूछा गया है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने का कोई 4 तरीका समझाए। तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो बताइए, इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए 4 उपाय बताइए। तो इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए 4 उपाय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वनारोपण यानी कि वृक्ष का रोपण करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, भूमि निम्नीकरण की समस्या से हम क्या कर सकते हैं, उतना छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, और अत्यधिक सिंचाई ना करके भी हम लोग भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगा करके हम लोग भूमि निम्नीकरण की समस्या को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो उपाय है, अत्यधिक खनन, खनन मतलब माइनिंग, अत्यधिक खनन पर कंट्रोल करके भूमि निम्नीकरण की समस्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि ये है 4 उपाय आपके पास। इन उपाय की सहायता से आप लोग और हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, ये सब्जेक्टिव क्या कह रहा है, जैव और अजैव संसाधन में अंतर लिखें। और ये जैक और सीबीएसई दोनों में पूछा गया दोस्तों, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल फोकस करने लायक है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है समझिए, वैसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति हो गया, यानी कि वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार का संसाधन को क्या कहते हैं, जैव संसाधन, जिसमें जान पाया जाता है। और जैव का जस्ट उल्टा होता है अजैव। यानी कि अजैव संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, यानी जिसमें जान नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब सारा का सारा क्या अजैव संसाधन है, ऐसे संसाधन में जान नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन जैक और सीबीएसई दोनों में पूछा गया है, फोकस कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है समझिए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, तो बताइए। तो संसाधनों के अंधाधुंध यूज करने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसाधन का आवश्यकता से ज़्यादा यूज करने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। तो बताइए दोस्तों, जब हम लोग संसाधन का ज़्यादातर यूज करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग के पास बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो गया। पहला समस्या है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या कहलाता है, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, यह समस्या उत्पन्न हो गया। दूसरा समस्या क्या उत्पन्न हो गया, ओजोन परत का अवक्षय हो गया, यानी कि ओजोन परत मेरा डैमेज करने लगा। ठीक है, और तीसरा समस्या क्या उत्पन्न हो गया, पर्यावरण में प्रदूषण फैलने लगा। और चौथा समस्या भूमि का क्या हो गया, निम्नीकरण हो गया। यानी कि संसाधन का अंधाधुंध यूज कीजिएगा तो ये सारा समस्या को हम लोग क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, इस प्रकार की समस्या को हम लोग को झेलना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है, यानी मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है। तो बता सकते हैं आप लोग मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो अगर हवा के द्वारा या फिर मिट्टी के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा अगर एक जगह की मिट्टी बह करके या फिर उड़ करके दूसरा जगह चल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मृदा का अपरदन, मिट्टी का अपरदन। यानी कि एक जगह का मिट्टी हवा या फिर पानी के द्वारा एक जगह से कट करके उड़ करके दूसरा जगह चल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। ये जैक में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृदा का अपरदन को रोका कैसे जा सकता है। तो मृदा का अपरदन को कैसे रोकिएगा, एक जगह का मिट्टी दूसरी जगह जो चल जा रहा है उसको कैसे रोकिएगा। ठीक है, तो इसको रोकने का बहुत सारा तरीका है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक पशु चराई पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि मृदा का अपरदन को रोकना है तो पशुओं की चराई पर कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा पशु को नहीं चराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मृदा का अपरदन को अगर रोकना है तो काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाइएगा, ठीक ना, मृदा का अपरदन उतना ही कम होगा। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन को अगर रोकना है तो डैम बनाइए, बांध बनाइए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन को रोकने के लिए हम लोग डैम बना करके रोक सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का अपरदन को रोकने के लिए और एक ऑप्शन है, सीढ़ीदार खेती कीजिए, यानी सोपानी खेती कीजिए। सोपानी खेती करने से क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और लास्ट एक पॉइंट है कि मृदा का अपरदन को अगर रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ीदार पेड़ पौधा लगाइए। ठीक है, झाड़ीदार पेड़ लगा करके मृदा का अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह है आपका सब्जेक्टिव। एक लास्ट सब्जेक्टिव है, वो देख लीजिए। और ये सब्जेक्टिव आप लोग के लिए HW, ये हम सोल्यूशन नहीं कराएंगे इसका। ये सब्जेक्टिव क्या कह रहा है, समयप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है वर्णन कीजिए। यानी कि समयप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों का नाम लिखिए और उसका क्या करना है, वर्णन कीजिए। VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन HW देते हैं दोस्तों, इसको आप लोग खुद नोट्स में लिखिएगा और आंसर भी लिखिएगा। ठीक है, बाद बाकी सारा क्वेश्चन को भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, HW रहेगा। आप लोग ईमानदारी से इस HW को कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है समझिए। हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो क्लासेस बाय दीपक सर के नाम पर चलता है, नियर बैंक ऑफ इंडिया, बाबूडी, धनबाद, झारखंड। ठीक है, झारखंड हमारा एड्रेस पड़ता है। और अगर कोई बाबूडी या फिर धनबाद का रहने वाला है और मेरा ऑफलाइन बैच में आना चाहता है तो आप लोग इस एड्रेस से आ सकते हैं। ठीक है, नियर बैंक ऑफ इंडिया, बाबूडी, धनबाद। और हमारे यहाँ क्लास 9 से लेकर के 12 तक का ऑफलाइन बैच है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं, कोई से मेरा एड्रेस का कोई करीब रहता है तो आप लोग आकर के मेरा ऑफलाइन बैच भी देख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।